हेलो व्यूअर्स, आई एम दीप्ति। मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियोस में आपको हिंदी आईसीएससी क्लास 10 के रिगार्डिंग जो चैप्टर्स पेपर के लिए प्रेडिक्टिव चैप्टर में दिए थे, उनमें से आउट ऑफ 8 चैप्टर 7 चैप्टर पेपर में आए थे। अकॉर्डिंग टू मी दिस ईयर आपको एकांकी संचय से सूखी डाली एक चैप्टर जो है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये चैप्टर आज मैं आपको नाटकीय रूपांतर के थ्रू दिखाना चाहती हूँ, जो कि उपेंद्र नाथ अशक जी द्वारा लिखा गया है, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बेसिकली इस चैप्टर में बहुत सारे पुरुष पात्र और स्त्री पात्र हैं, और सबसे मुख्य पात्र जो है वो दादाजी हैं, जो मूल राज हैं, जो अपने आप को एक घना वृक्ष समझते हैं और अपने परिवार को उस वृक्ष की टहनियां समझते हैं, और उस वृक्ष को जोड़े रखने के लिए वो अपने परिवार को यानी कि संयुक्त परिवार की महत्वता बताते हुए अपने परिवार को जोड़े रखना चाहते हैं। इसके अलावा करमचंद उनका मंझला लड़का है, परेश उनका छोटा पोता है, और भाषी और मल्लू घर के छोटे बच्चे हैं। स्त्री पात्र की बात करेंगे तो बेला, जो कि उनकी छोटी बहू है, जो पढ़ी लिखी है, और जब वो घर में बहू बनकर आती तो दादाजी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वह इस घर में रहे, इस घर से एक डाली बनकर टूट ना जाए, और वे परेश की पत्नी है। छोटी भाभी यानी कि जो बेला की सास है और इंदु की माँ है, उनका भी एक मुख्य रोल है। इसके अलावा मंझली भाभी, मंझली बहू, बड़ी भाभी, बड़ी बहू, और उनकी पोती इंदु, पारो और रजवा मिश्रानी यानी नौकरानी है, जो कि मिश्रानी 10 वर्ष से उनके घर में काम कर रही है। इसको लेकर ये एकांकी लिखी गई है, और इसमें 3 दृश्य अलग अलग दिखाए गए हैं। हालांकि दृश्य के बारे में जो वहां पर आपके पास रूपरेखा रखी गई है वो हम पूरा डिटेल में नहीं कवर कर रहे, अदरवाइज चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको मुख्य पात्र बता दिए हैं। तो अब हम देखते हैं इसका नाटकीय रूपांतर। आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? और क्या ईट मारती? कुछ कहो भी। मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती नहीं। हमने तो उसके लिए मूर्ख, गवार और असभ्य है। क्या? बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया है। काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता। काम करना नहीं आता? उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कै दिन हुए मुझे आपका काम करते, किंतु बहुरानी ना मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो आता नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। सलीका ही नहीं है। मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। हाँ और क्या? झट से बोली, वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे है। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उससे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज है। ना जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। कही उसने ये सब बातें? और कैसे कही जाती है? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे तो उसके मायके में खाना पीना अच्छा है, तो उसके मायके में कपड़े पहनने का ढंग आता है, तो उसके मायके वालों को हम तो ना जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम स्वयं गवार। मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती तो हम गवार भी उससे सीख लेते। क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? ये रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कहती छोटी बहू ने इसे? मीठी वे कब कहती है जो आज कड़वी कहेंगी। ये आज तुम कैसे जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर ना किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। वह तो बच्ची है मिश्रानी, तुम भी उसके साथ बच्ची हो गई हो। जी हाँ, बच्ची है। रोटी को चोची कहती है, उसने तो बात ही करनी नहीं आती। अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ समझती नहीं, और गज भर की जबान। बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरे की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर
क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही है? हाथ पर हाथ मारते ही है। क्या बात है जो आज इतनी हा ही हो रही है? यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मैं कहती हूँ। आखिर कुछ कहो भी। आज भाई परेश के वहाँ गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गया। ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश के वहाँ गत बनाई कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गया है। इंदु बात क्या हुई? मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं टूटे फूटे कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में नहीं रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो नंगे बूचे जंगलों में घुमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? और जो सामान पड़ा था वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर छोटी बहू, यह तो परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठे थे, पिता बैठे थे, चाचा बैठे थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इस रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है ना भाई। हाँ, ठीक ही तो कहा है परेश ने। परेश मेरा बेटा भला। तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है। मेरे मायके में बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 24 घड़ी। और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उनके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया और महाशय परेश की एक भी न चलने दी। बेचारा भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चला गया। मैं तो चुपके से चली गई। जबान है छोटी बहू की या कतरनी, और फिर जब अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ ही नहीं आता। परेश बेचारा तो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। बस जबान ही जबान है। बात तो तब है जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाव भौ चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो बड़े गुसल खाने में गल रहे हैं। गुसल खाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों ना लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी, इस तरह नहीं चलेगा। परेश ने समझाया नहीं उसे। परेश की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनवाई होती है। वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कर हार गई परेश महाशय। बहू रानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें और वे शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होगा तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। पर दादाजी के कपड़े। तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? क्यों? उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो। मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है? जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हैं कि तुम। नहीं, खेलने दो बच्चों को। फिर बच्चे हंसते हैं। बट की पूरी डाल लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेट से टूटी डाली जल देने से नहीं पनप। मैं कहा करता हूँ ना बेटा, कि एक बार वृक्ष से डाली टूट गई, उससे लाख पानी दो, उसमें बस रस्ता ना आएगी। और हमारा ही परिवार बरगद के इस महान पेड़ की बात। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश, पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है।
मुझे किसी ने बताया तक नहीं। यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देनी चाहिए था। हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है और यही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिया, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए अपने मायके घराने को। शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। लेकिन यदि उस घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी समझ घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूटा वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुगंध छाया मन के समस्त ताप को हर ले, और जिसके फूलों को भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक पड़ दे। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़? क्यों उखाड़ा? पेड़, बच्चे, ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा। जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। आओ बेटा परेश, मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं लज्जित। नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। आओ इधर आकर बैठो। मुझे करमचंद से अभी पता चला है कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल का थान पसंद नहीं आए। तुम्हारे ताऊ ठहरे पुराने समय के आदमी, वे नए फैशन की चीजें खरीदना क्या जाने। तभी तो मैं कहता हूँ कि छोटी बहू को बाजार ले जाओ, वह स्वयं अपने पसंद की चीजें ले आएंगे। जी। और मैं सोचता था कि अब बहू आ गई है तो इंदु का दहेज तैयार करने में भी सहायता देगी। जी, मैं इसलिए आया था। हाँ कि कहो, क्या क्यों झिझकते हो? जी, बात यह है कि इस घर में बेला का मन नहीं लगता। इतनी जल्द उसका मन कैसे लग सकता है बेटा? अभी के दिन हुए हैं उसे आए, और फिर बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वह मन लगाती ही नहीं। तुम हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाती रिश्तेदारों में नहीं रही। इस भीड़ भाड़ में वह घबराती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। उसे कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली ताई, बड़ी भाभी, मझली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझाता, और उधर वह उन सबके दुखी हैं। कहती है सब मेरे अपमान करते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरे समय नष्ट करते हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी उसे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो। हाँ कहो। बात यह है कि वह आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना पसंद नहीं। वह समझती है वह छोटी बहू है, इसलिए सब उसकी आलोचना करते हैं, उसे आदेश देना आपका कर्तव्य समझते हैं। और वह अपनी प्रत्यक्ष गृहस्थी बसाना चाहती है, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां वह स्वेच्छा पूर्वक अपना जीवन बिता सके। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यह न रहूँगा, कुछ ही दिन की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। उतने दिन को यदि आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें, उसकी सारी उद्विग्नता, अन्य मशक्कत और तिलमिलाहट से उसकी यह इच्छा काम करती है। अब मैं उसे क्या समझाऊं? यो तो इस
झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। अब पढ़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं है। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह संभव है। मैं जब अपने परिवार का ध्यान रख करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है, शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा पूरा। और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की काठलियाँ टूटने लगती हैं और वह केवल टूट रह जाता है। और मैं उठता हूँ ना बेटा, मैं अपने जीते जी ये सब ना होने दूंगा। तुम चिंता ना करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस ना होगा, कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान ना दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव ना करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। जैसा आप उचित समझे। और देखो, तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन ना दुखे। कोई भी ऐसी बात न करो जिससे वह अपना अपमान समझे। और तुम उसे साथ ले जाकर नगर में से सब चीजें खरीद लाओ। शेष की चिंता तुम ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लूंगा। जैसी आपकी इच्छा। रजवा 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 जी आई। छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो। कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। और सुनो, कोई ना रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजवा चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कष्ट लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर। रजवा उनके बैठने के लिए मोड़े और चढ़ाइयां लाकर बिछा देती है। इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नजर सबको देखते हैं। रजवा स्नानगृह को जाने वाले दरवाजे में जाकर इंदु को आवाज देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहा है सहसा बंद हो जाता है। जी आई, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। बैठो बेटा, मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती है आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। मुझे वह पसंद नहीं। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में नहीं, ना सही अकल से हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले और प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में है, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। बेटा, ये कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली उससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहो। बस यही बात मैं कह रहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। इंदु बेटा और मंडली बहू, तुम जरा बैठो। मंडली बहू, तुम अपनी हंसी का उन लोगों तक सीमित रखो बेटा जो इस सहन कर सके। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशान बनाना ठीक नहीं जब तक पूर्णतः घर का आंग ना बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उसे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ।
अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर ना मिले। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श में झूमे और सरसाएं। वितप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिरा देती है। हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। भाषी, मल्लू, जगदीश आओ, आज तुम्हें एक कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी, एक था बरगद का पेड़। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल, महान